हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे। चलिए आज के टॉपिक को, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज हमें डीपीएसपी पढ़ना है। इसकी वजह से अच्छा, डीपीएसपी में क्या होता है ना कि आपको आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक केवल एक एक आर्टिकल करके पढ़ना होता है, तो उसमें हमें केवल चीजें लिखनी होती है, तो इसलिए टाइम थोड़ा कम लगे और क्लास बहुत लंबा ना चला जाए डीपीएसपी का, तो उसके लिए मैंने पहले से आर्टिकल्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल्स में हम टॉपिक वाइज समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट में आपको लास्ट मैंने आर्टिकल 35 तक बताया, समझाया था। फंडामेंटल राइट में कुछ थोड़ी बहुत बातें और हैं, हम उनको खत्म कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखें, फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। ठीक है, जैसे इसकी पहली आलोचना देखने को ये मिलेगी कि फंडामेंटल राइट में बहुत सारी सीमाएं लगी हैं, बहुत सारी सीमाएं लगी हैं, और इन सीमाओं को लगने की वजह से, इन सीमाओं के लगने की वजह से जो फंडामेंटल राइट है, ये ऐसा लगता है कि एक तरफ से कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से छीने भी जा रहे हैं। तो पहली आलोचना ये ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट में बहुत सारी सीमाएं हैं, इस वजह से ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट अगर एक हाथ से दिया जा रहा है, एक हाथ से अगर दिया जा रहा है तो दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। दिया जा रहा है तो दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की ये पहली आलोचना है, फंडामेंटल राइट की आलोचना। और दूसरी आलोचना क्या है, आइवर जेनिक्स ने बताया था, आइवर जेनिक्स आइवर जेनिक्स का कहना था कि जो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट बहुत लंबा और जटिल है, बहुत लंबा और जटिल है, और बहुत लंबा और जटिल हो जाने की वजह से इससे संबंधित जो मुकदमे हैं, ये मुकदमे ज्यादा होते हैं, मुकदमे ज्यादा होते हैं, और इस वजह से आइवर जेनिक्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था, वकीलों का स्वर्ग कहा था। ठीक है, तो आइवर जेनिक्स ने बताया कि देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये फंडामेंटल राइट्स बड़े लंबे हैं और चीजें इसमें जटिल हैं, बहुत आसानी से लोगों को इसकी सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो इस वजह से फंडामेंटल राइट में मुकदमेबाजी ज्यादा होती है, और इस वजह से ये वकीलों का स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें कि फंडामेंटल राइट जो है, अगला इसकी अगर आलोचना देखें हम, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट आप लोगों को मालूम है कि ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस वजह से संविधान निर्माताओं की ये मौलिक देन नहीं लगती है, या मौलिक देन नहीं है, ऐसा आलोचना किया जाता है फंडामेंटल राइट को लेकर के। तो फंडामेंटल राइट को लेकर के ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में क्या आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना यही है कि फंडामेंटल राइट्स में लिमिटेशंस हैं, हर कदम पे लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, हालांकि पॉजिटिव लिमिटेशंस है, वो इंडिया के फेवर में है, अपने लोकतंत्र के फेवर में ही है। कोई व्यक्ति अतिवादी रूप में किसी अधिकार का प्रयोग ना कर ले, इसलिए ही है, पर क्योंकि अधिकार है तो अधिकार पर लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए, हमें ऐसा लगता है, लेकिन लिमिटेशंस है, तो इस वजह से ऐसा लगता है हमें कि एक हाथ से ये अधिकार दिए जा रहे हैं तो दूसरे हाथ से छीन लिए जाते हैं। आइवर जेनिक्स ने बताया कि बहुत लंबे होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक्स, और बहुत जटिल हैं, बहुत इजीली लोगों को नहीं समझ में आ जाते हैं, तो इससे मुकदमेबाजी ज्यादा होती है, और इस वजह से आइवर जेनिक्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट जो होता है, ये अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, इस वजह से इसकी आलोचना में लोग ये भी कहते हैं कि फंडामेंटल राइट संविधान निर्माताओं की मौलिक देन नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की ये आलोचनाएं हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट की आलोचनाओं के बाद अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट की कुछ अपने महत्व भी है। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट के महत्व के बारे में बात करें, फंडामेंटल राइट का महत्व, तो सबसे पहली बात आप देखेंगे ना, फंडामेंटल राइट तानाशाही से रक्षा करती है, तानाशाही से रक्षा करती है। ठीक है, यानी तानाशाही नहीं स्टेब्लिश होने देगी। ऐसा कैसे? क्योंकि फंडामेंटल राइट में हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिले हुए हैं, और आपको फंडामेंटल राइट में अधिकांश जगहों पे ये देखने को मिला है कि फंडामेंटल राइट स्टेट को, राज्य को कई जगहों पे मना करता है, तो वो इसी वजह से मना करता है ताकि स्टेट लोगों पे हावी ना हो पाए और वह तानाशाही ना कर पाए। ठीक, दूसरी चीज
कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए फंडामेंटल राइट बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट है, लोगों को अपने अधिकार उनके लिमिट्स में रह करके मिले हुए हैं, तो इससे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था बनी रहेगी, बहुत उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगली चीज, फंडामेंटल राइट जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है, अल्पसंख्यक के हितों की बात करता है, जिस वजह से अल्पसंख्यकों के मन में एक उम्मीद रहती है कि हमारे साथ यहां भेदभाव जैसी स्थितियां नहीं होंगी। बात समझ में? तो अल्पसंख्यकों के लिए भरोसा और उम्मीद बनाए रखने का काम करती है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के इस टर्म में भी अपने महत्व है। बात समझ में? और देखेंगे फंडामेंटल राइट जो होती है ना, इसमें संविधान के आदर्शों की पूरी झलक दिखाई देती है, संविधान के आदर्शों की झलक दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है भैया? समानता की बात आपने पढ़ी है ना, आपने अनटचेबिलिटी की बात पढ़ी है ना, तो ये सारी चीजें संविधान के आदर्श ही तो है, तो ये आदर्श दिखाई पड़ते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट के कुछ इंपॉर्टेंट महत्व हैं, इनको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखिए जो इंडिया का ये फंडामेंटल राइट है ना, इसको दो संज्ञाएं दी गई हैं। एक तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा के साथ साथ यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है, उसकी भी तुलना एफआर से की जा सकती है, यानी एफआर को संबोधित किया जा सकता है कि यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, मतलब जो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा है या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, उसमें भी फंडामेंटल जैसी मोरल बातें करी गई हैं, लोगों के अधिकार उसमें बताए गए हैं। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट को ये ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स कहा जा सकता है। ठीक है, और कहते भी हैं। तो ये फंडामेंटल राइट की पूरी टॉपिक सब समाप्त। अब हम आते हैं डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए देखते हैं क्या होता है। राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व वहां दिख रहा है ऊपर आप लोगों को, दिख रहा है। चलिए देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं भाई। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है ना, ये पाए जाते हैं भाग 4 में। कहां पाए जाएंगे? भाग 4 में पाए जाते हैं। और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में इनका पूरा उल्लेख किया गया है। बात समझ में? जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के ये 3 फैक्ट बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि अच्छा, इसको इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, भाग 4 में पाया जाएगा। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक में इनकी पूरी बातें लिखी गई हैं, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। स्पष्ट हुई इतनी चीजें? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य इनका समझते हैं। देखिए जैसे जब संविधान बन रहा था तो उस समय में ये हुआ कि जो अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों की 2 कैटेगरी रखी गई थी। एक वो जो उस टाइम पे लागू हो गई थी, और एक ये जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो उस समय में लागू नहीं की गई थी। तो उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि उस समय में हमारे पास, जब हम अभी उभर ही रहे थे, अभी बन ही रहे थे, तो इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि हम सारी चीजों को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकें, है ना। तो इसी वजह से इसको फंडामेंटल राइट की दूसरी कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, कैसे हैं? सबसे पहले उद्देश्य समझेंगे, फिर आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। देखिए
राज्य क्या है भाई? राज्य आपको आर्टिकल 13 में पूरी तरीके से समझाया गया, बताया गया, ठीक है। नीति का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। नीति का मतलब कि किसी भी योजना को, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक पॉलिसी चाहिए होती है, एक नीति चाहिए होती है, तो नीति वही है। निदेशक तत्व, निदेशक तत्व का मतलब कि उस नीति में जो निर्देश देने वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो राज्य की नीति निदेशक तत्व का ये मतलब होता है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना। यानी डीपीएसपी के तहत संविधान निर्माताओं का जो थॉट पॉइंट था वो ये था कि इनके जरिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी जा सकती है। कल्याणकारी राज्य का क्या सेंस है? आप थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को दिमाग में रख करके सोचेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। फंडामेंटल राइट में क्या कही गई है? उसमें न्याय की बात की गई है, उसमें समानता की बात की गई है, उसमें अवसर की समानता की बात की गई है ना। तो वही होता है कल्याणकारी राज्य, ठीक है, जिसमें लोगों को हर परिस्थिति में उनके अधिकार मिलते रहे। तो वही उनको जो सुविधाएं चाहिए, अगर वो किसी सुविधाओं से वंचित हैं तो सरकार के द्वारा उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड हो पा रही हैं। तो यही सारी चीजें कल्याणकारी राज्य होती है ना। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एकदम जो कोर पॉइंट था कि इनका क्या उद्देश्य होगा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो यही है राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे इसमें, एक और फैक्ट कहता है कि जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये अप्रवर्तनीय है। ठीक है, ये क्या है? अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय होने का मतलब क्या है? क्या अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल आपको सोशल लाइफ में इंप्लीमेंट होती नहीं दिखाई दे रही है तो क्या आप उसको जाकर के कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं या उसके खिलाफ जाकर के कोर्ट में बहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए डीपीएसपी जो होता है ये अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसके लिए इसके किसी भी पॉइंट को आप केस के तहत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं उछाल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या बातें करी गई है। जैसा कि मालूम है 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा करी गई है। देखिए एक एक आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य की जो परिभाषा है वो क्या होगी, यानी यहां केवल आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन किया गया है। वापस से बात समझ में, जैसा कि आर्टिकल 12 में आप लोग को बताया गया है कि राज्य क्या होता है। राज्य की वहां जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि जहां पे भी, जिस भी हिस्से में सरकारी पैसा लगा है, सरकारी पैसा जिस भी एलिमेंट में लगा वो सारे के सारे लोग राज्य होंगे। अगर एक प्यून भी है उसको भी सरकारी सैलरी मिल रही है तो वो भी क्या है? राज्य है। अगर एक कूड़ेदान है उसमें भी सरकारी पैसा लगा है तो वो भी क्या है? राज्य है। तो अगेन से आपको आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दिखाई देगी। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी शासन में मूलभूत है ना, लेकिन अपरिवर्तनीय है। इसका क्या सेंस है? देखिए शासन का मतलब आपको मैंने समझाया था सार्वजनिक जीवन का संचालन। शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन। अब सार्वजनिक जीवन का संचालन करने के लिए डीपीएसपी की बातें बहुत कोर बातें हैं, बहुत मूल बातें हैं, लेकिन मूल होने के बावजूद भी उसको आप जबरदस्ती लड़ करके लागू नहीं करा सकते। बात समझ में? तो आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि डीपीएसपी शासन में मूलभूत है लेकिन अपरिवर्तनीय है। बात समझ में? अपरिवर्तनीय का मतलब समझ में है कि आप इससे संबंधित किसी विवाद को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय जाकर के आप इस पे बहस नहीं कर सकते। अब देखिए आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, यानी जब राज्य किसी नीति को बनाएगा तो नीति को बनाने में वह ध्यान रखेगा कि उसकी नीति सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय युक्त होनी चाहिए। यानी नीतियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहां सामाजिक न्याय को टूटता हुआ दिखाया जाए, जहां आर्थिक या राजनीतिक न्याय से किसी व्यक्ति को वंचित किया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 38 का क्लॉज ए कह रहा है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा, कोई पॉलिसी बनाएगा तो उस पॉलिसी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को पूरा ध्यान में रख करके बनाया जाए। बात समझ में? तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य स्टेब्लिश होगा।
आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि आय की जो असमानता है ये कम हो जानी चाहिए, जो कि आपने देखा था ना प्रेम्बल, जब हम पढ़ रहे थे तो प्रेम्बल में ये चीज आया था कि प्रेम्बल में समाजवाद का जिक्र हुआ था, है ना। और समाजवाद में मैंने आपको डीएस नकारा का केस समझाया था। तो डीएस नकारा का जो केस है 1983 में, इसी केस में समाजवाद को परिभाषित किया गया था, जहां कहा गया था कि आय की असमानता को कम करना चाहिए, है ना, शोषण कम होना चाहिए मजदूरों का। तो आय की जो असमानता है ये कम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के आय में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जहां पे 100 रुपए दिन भर में नहीं कमा पा रहा, वहीं एक व्यक्ति कम से कम 1000 रुपए कमा पा रहा। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। सरकार की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि ये डिफरेंस बिल्कुल ना हो। जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा की असमानता कम होनी चाहिए। राज्य कोई ऐसी नीति ना बनाए जिससे दो लोगों का जो स्टेटस हो, एक का स्टेटस बढ़ता ही चला जाए, एक का स्टेटस गिरता ही चला जाए, ऐसी राज्य की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो अवसर होना चाहिए, फिर वही बात की अवसर ऐसा नहीं, राज्य की पॉलिसी में और ऐसा अवसर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक्स है दूसरा व्यक्ति वाई है, तो एक को अवसर की समानता मिले दूसरे को अवसर मिले ही ना, है ना। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण करना है, सॉरी राज्य की नीतियों को बनाना है, ऐसा आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कह रहा है। आर्टिकल 39 का जो क्लॉज ए है ये क्या कह रहा है देखेंगे। ये कह रहा है कि स्त्री हो या पुरुष हो, इनकी आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, ठीक है। यानी राज्य जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहेगा तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जो स्त्री हो जो पुरुष हो, इनकी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हो तो वह कल्याणकारी राज्य स्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे। आर्टिकल 39 का क्लॉज बी क्या कह रहा है? कह रहा है जो देश के संसाधन हो ना, ये जनहित में प्रयोग होने चाहिए। यानी देश का जो भी संसाधन है, जैसे देश का संसाधन मान लेते हैं कोयला है, तो इस कोयले का प्रयोग किसी व्यक्तिगत रूप में ना होकर के या किसी विशेष कंपनी के लिए ना होकर के ये जनहित में इसका प्रयोग होना चाहिए, यानी लोगों के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। बस समझ में, ये आर्टिकल 39 का क्लॉज बी कह रहा है। आर्टिकल 39 का क्लॉज सी क्या कह रहा है कि उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकना होगा। बात समझ में, यानी जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज जो प्रोडक्ट बना रही हो, तो वो उत्पादन की जो भी उसके पास रिसोर्स है, जो भी साधन है, ये साधन किसी एक ही व्यक्ति के पास, एक दो ही व्यक्ति के पास ना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रहे, ताकि उत्पादन के जो साधन है सबके पास जब उपस्थित रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आय की असमानता भी घट सकती है, इससे अवसर की भी समानता लोगों के पास बढ़ सकती है। और आर्टिकल 39 की डी में क्या कहा गया? कहा गया कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देना होगा। जैसे जनरली अभी तक ये चीजें नहीं, अभी भी आप देखते होंगे कि अगर एक काम कोई सेम टू सेम काम अगर कोई पुरुष कर रहा है, कोई मेल पर्सन कर रहा है और वहीं कहीं फीमेल भी कर रही है, जैसे किसी कारखाने या फैक्ट्री की बात करें हम लोग, तो अगर वहां सेम काम मेल भी कर रहा है, सेम काम फीमेल भी कर रही है, तो आप देखेंगे कि मेल को अगर 1000 रुपए पर डे मिल रहा है तो वहीं फीमेल को 800 रुपए मिलेंगे, 700 रुपए मिलेंगे। बात समझ में? तो राज्य की जो नीतियां बननी चाहिए उनमें ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए। कोई स्त्री हो कोई पुरुष हो, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बात समझ में? नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, है ना। आपको फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 याद होगा, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन की बातें करी गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसमें से एक स्वच्छ पर्यावरण की भी आवश्यकता थी, है ना। तो स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो नागरिक स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, है ना। और भी चीजें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, पर वो तो एक एलिमेंट है ये जरूरी रहने के स्वस्थ रहने के लिए। तो राज्य की जो नीतियां होनी चाहिए वो नीतियां नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी चाहिए, है ना। और जो बच्चे हों, जो किशोर हैं, युवा हैं, इनको शोषण से बचाना। अब शोषण से बचाने के लिए अगर आपको याद होगा तो फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार हम समझे थे, है ना। आर्टिकल 23 और 24। तो ये सारी चीजें राज्य की नीति निदेशक तत्व में है, 36 से लेकर के 39 के एफ तक में। बात समझ में? तो इतने का आप लोग नोट्स प्रॉपर बना लेंगे। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग समझते हैं आर्टिकल 39A से। ठीक, आज के लिए इतना है।